Assalamu alaikum and good morning, dear students. Today is 1st of December and 2020, and the day is Tuesday. Today is our third lecture for English, and as you know, we have studied yesterday about adverb, and we have done some synonyms about around 40. Today we are going to start with the comprehension part, and can you please open your books? We'll do the reading and the explanation of the passage number 9, which is the volcano. Can you open please page number 33? Yes, you should have a pencil in your hand, a lead pencil. So a volcano, the volcano, as you know, is basically, इसको उर्दू में कहा जाता है आतिश फशां। आतिश फशां कहते हैं इसको। जब भी लावा जो मूव कर रहा होता है, अंडर द मोल्टन लावा जो होता है, आपकी जो जोग्राफिकल प्लेट्स हैं, अर्थ प्लेट्स हैं, उसके नीचे वो मूव करता है, तो वो जहाँ से उसको फिर रास्ता मिलता है, प्लेट लूज़ होती है तो वो अपना रास्ता बना के ऊपर आता है। तो इसी वजह से जोग्राफ़ी जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने डिटेल में पढ़ी है, वो लोग जानते हैं। जोग्राफिक्स कहते हैं कि माउंटेन्स भी इसी वजह से फॉर्म हुए कि जहाँ पे प्लेट्स टेढ़ी हो गई थी, क्योंकि ऑलवेज मूविंग कंडीशन के अंदर हैं, ये प्लेट्स मूव कर रही हैं अर्थ की, वो जब ज़्यादा हिल जाती हैं तो तब अर्थ को एक आता है, तो ये टिल्ट हो गई हुई हैं इससे, लावा की वजह से। इसी वजह से आपके माउंटेन्स भी हर साल ग्रो करते हैं, कोई ना कोई एवरेज हाइट वो अचीव करते हैं, ईयरली उनकी हाइट बढ़ती है। सो ये मोल्टन लावा अंदर घूम रहा होता है, ये मोल्टन स्टेट के अंदर होता है 2000 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे। सो ये जब बर्स्ट करता है पहाड़ में से, तो आपको पता है वो बर्स्ट करके लावा जब उगलता है, आतिशफशां फटता है, तो वो बाहर आता है सारे, तो सराउंडिंग एरियाज को वो टोटली वो जला देता है, राख बना देता है। अच्छा, ये होम ट्रिस्टन दा कुन्हा सडनली ब्लू अप इन 1961। ये एक माउंटेन का नाम है जो कि इंग्लैंड के करीब है। द एंटायर कम्युनिटी वॉज रेस्क्यूड एंड टेकन टू लिव इन इंग्लैंड। सारी टीम को रेस्क्यू करके वहाँ ले जाया गया, और वहाँ जाके उनको नई एक कम्युनिटी बनानी पड़ी, फिर से एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी पड़ी। द वॉल्केनो हैड अपीयर्ड वेरी नियर टू द मेन सेटलमेंट। मेन सेटलमेंट होता है जहाँ पे लोग बसते हैं। द कम्युनिटी जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ से बहुत ही करीब वॉल्केनो फटा, एंड इट erupted as few people were in the middle of their escape। और वो तब फटा जब कुछ लोग वहाँ से निकल रहे थे, अभी escape कर रहे थे, निकल रहे थे। As you read it, try to imagine that you are one of this islanders। जो वहाँ पे रहते थे आइलैंड पे, आप इमेजिन करें खुद को कि आप भी उनमें से एक हैं। सो अगर हम पहला देखें, आपने यू शुड हैव अ पेंसिल, आप वॉल्केनो को अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिख लें कि इट इज़ आतिश फशां। We will start from the first paragraph. Smoke was blowing from the new volcano। ब्लोइंग होता है लहर उसकी निकल रही थी, स्मोक आपको पता है धुएं की लहर एक निकल रही थी। अ रॉ फेरी वूंड, जब जख्म आपको होता है ना, वूंड कहते हैं जख्म को, जब जख्म फटता है तो पहली बार उसमें से एकदम से ब्लड निकलता है, उस तरह वॉल्केनो फटा, और उसमें उस वूंड में से एकदम से भड़कता हुआ, फेरी होता है भड़कता, उसको उर्दू में कहते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि फेरी इज भड़कता, जख्म में से भड़कता हुआ एक नया, रॉ मीन्स न्यू लावा उगला, डैट हैड ओपनड एट द टॉप ऑफ द ह्यूज स्वेलिंग, विच स्वेलिंग होता है, आपको पता है किसी भी चीज़ का सूज जाना, सूजन को कहते हैं। आपको कोई चोट लगती है, आपकी स्वेलिंग हो जाती है, उसको स्वेलिंग कहते हैं। तो पहाड़ भी आपको पता है वो, इसका जो ऐसे ज़मीन पे पहाड़ हैं तो वो ऐसे ही लगता है ना कि ये नॉर्मलिटी है ज़मीन के अंदर, ये सूजन है ज़मीन के अंदर, ये सूजी हुई है ज़मीन,
या इस जगह से सूज गई है, सूजन है इधर, तो वो पहाड़ होते हैं। तो उसको वो कह रहा है स्वेलिंग ग्राउंड जो थी, मतलब कि पहाड़ जो था उसके टॉप में से वो वूंड फटा, जख्म फटा, और उसमें से भड़कता हुआ लावा निकला, लाइक अ जाइंट साइज्ड बाउल। अच्छा, बॉयल लिखा हुआ है इन्होंने, बॉयल नहीं, इधर बाउल होगा, ठीक है। जाइंट साइज, बहुत बड़ा, जाइंट होता है बहुत, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। आप ये मीनिंग्स लिखते जाएं साथ साथ, आप अंडरलाइन करके आप मेरी तरफ भी ध्यान रखें और साथ ये लिखते भी जाएं मीनिंग। बहुत बड़ा एक बाउल, बाउल आपको पता है घर में आप यूज़ करते हो खाना वगैरह डालने के लिए, इस तरह होता है। वो बहुत बड़ा एक बाउल जो लग रहा था एक पहाड़ जो है जब वो लावा उगलता है। नाउ टॉवर्ड हाई अबव द स्प्रिंग ग्रीन प्लेचू। प्लेचू होता है कोई भी हाईलैंड। आपको पता है जब भी पहाड़ आते हैं या पहाड़ शुरू होते हैं उससे पहले कुछ सरफेसेस शुरू होती हैं हाईलैंड्स, उनको हम हाईलैंड्स को, जो ऊपर वाली ज़मीनें उसको उर्दू में कहते हैं सतह मुर्तफ़ा। सीन तोए हे सतह मुर्तफ़ा, ते मीम रे ते फे आइन, ठीक है। सतह मुर्तफ़ा उसको उर्दू में इसका एग्जैक्ट वर्ड है सतह मुर्तफ़ा, और इसका मीनिंग होता है कि अबव लैंड, मतलब कि हाई लैंड्स। ये होते फ्लैट है, मतलब कि पहाड़ नहीं होते, लेकिन ये ज़मीन से सी लेवल से अप होते हैं, और ये प्लेचू होता है। और ये हमेशा आता है माउंटेन से पहले, जब माउंटेन स्टार्ट होने वाले होते हैं तब लैंड्स हाई, हल्की हल्की चढ़ाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं और हाई लैंड्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर माउंटेन शुरू होता है। कहते हैं वहाँ पे टॉवर्ड, टॉवर्ड होता है फट के बहुत बुलंद जाना। टॉवर्ड आपको पता है बुलंद चीज़ को कहते हैं, बहुत बुलंद वो गया। आउट ऑफ द गैपिंग होल एट द टॉप रेड हॉट सिंडर्स वर रॉकेटिंग इनटू द स्काई। ये आप साइड पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, अगर आपके बुक खोली है आपने तो ये साइड पे पिक्चर देखें तो ये ऐसे लग रहा है किसी ने, जिस तरह वो हम चलाते नहीं हैं फायर वर्क करते हैं, हवाई चलाते हैं तो वो फटती है तो आसमान पे ऐसे फैलती है, तो उस तरह वो जब बर्स्ट किया उसने तो उसके जो फ्रैगमेंट्स थे, उसके जो पीसीस थे उसके अंदर से जो निकल रहे थे तो वो हवा में ऐसे गोलों की तरह उड़ रहे थे। सिंडर्स, सिंडर्स रॉकेटिंग का मतलब है स्पीड से निकल रहे थे और वो फैल रहे थे आसमान के अंदर। इनटू द स्काई विद द लो मैनेसिंग रोर। अच्छा, धमका, मैनेसिंग होता है किसी चीज़ को धमकाना, और रोर आपको पता है तेज़, इसको कहते हैं धाड़, धाड़ उर्दू में कहा जाता है इसको, उर्दू शेर की धाड़ कहते हैं, द रोर ऑफ लायन, शेर की धार। तो मैनेसिंग मतलब कि डरा देने वाली, धमकाने वाली, हल्की सी स्लो धाड़ थी, बस्ट इतना बुलंद नहीं था लेकिन स्लो धाड़ थी। दिस क्लियरली वॉज ओनली अ फोर टेस्ट ऑफ व्हाट वॉज टू कम। अभी वो फटा था, अभी ये फोर टेस्ट था, मतलब कि बिफोर द रियल मील। अभी जो असल में होना था वो तो अभी होना था, अभी ये तो स्टार्टिंग थी, अभी ये तो दिस वॉज जस्ट अ स्टार्ट। सो ऑफ what could already be seen was awesome enough, but बुल लिखा हुआ है, बट आएगा इधर। they had no time to stand and stare, there wasn't moment to lose। वो भाग रहे थे, वो अपनी जगह पे पहुंच रहे थे जहाँ पे उन्होंने पहुंचना था, जो भी लोग थे वहाँ पे एस्केप कर रहे थे, और उनके पास इतनी मोमेंट नहीं थी कि वो खड़े होके और स्टेयर कर सकें थोड़ी देर भी, लेकिन वो मोमेंट देखने वाला था लेकिन वो देख नहीं तब सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम देख लें, द मैन मूव्ड साइलेंटली। मर्द जो हैं खामोशी से चले, लाइक ऑटोमेटन्स, ऑटोमेटन्स होता है रोबोट्स, रोबोट जिसको कहते हैं, टूवर्ड्स द विलेज, किसकी तरफ, विलेज की तरफ, गांव की तरफ। सम सेव व्हाट दे कुड, एल ओ पता नहीं क्या लिखा है, ये भी गलत है, ये नहीं आएगा। सम सेव व्हाट दे कुड, वो जो भी बचा सकते थे उन्होंने बचाया। फ्रॉम द हाउसेज एनीथिंग दैट केम टू हैंड, उनके हाथ में जो भी चीज़ आई उन्होंने उसको
बचा लिया विद अनदर ग्रुप लेड बाय जोसेफ ग्लास। और एक और ग्रुप था जो जोसेफ ग्लास के साथ था, रैन डाउन टू लिटिल बीच, वो छोटी बीच की तरफ चले गए। देयर अबाउट 200 मीटर्स फ्रॉम द स्पिलिंग वॉल्केनो। अच्छा जी, वो जो उगलता हुआ वॉल्केनो था उसके तकरीबन 200 मीटर करीब वो चले गए। दे हॉल्ड होता है खींचना किसी चीज़ को। 4 लॉन्ग बोट्स डाउन फ्रॉम अ ग्रासी लेज। लेज होता है खड़ी चट्टान, खड़ी चट्टान को लेज कहते हैं, खड़ी चट्टान, आप लिख लें खड़ी चट्टान। वो उसमें से 4 बोट्स ऊपर से उन्होंने खींच के नीचे उतारी, स्पीड से ज़ोर से खींच के नीचे उतारी, एंड लॉन्च दैम इनटू द सर्फ, और लहरों के अंदर उसको छोड़ दिया। सर्फ होता है लहरें कहते हैं समंदर की लहरों को। स्विफ्टली तेज़ी से, स्विफ्टली मैनिंग द ओर्स होता है चप्पू, जो चप्पू नहीं जो चलाते आप बोर्ड का, उसको अक्सर आपने देखा होगा अगर आप नारायण वाली साइड पे भी गए हैं तो वो राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो वो ओर्स को चलाते हैं, तो ओर्स उसको कहते हैं। मैनिंग मतलब कि लोग उनके ऊपर लगा दिए, मर्द लगा दिए ताकि वो चप्पू चला सकें। रो राउंड टू बोट हार्बर बे, बोट हार्बर बे तक लेके जाने के लिए, उनको रो करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो चप्पू चलाए। द रेस्ट रिटर्न ऑन फुट कैरिंग एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी चीज़ पॉसिबल थी वो रेस्ट जो है, रेस्ट किसी मर्द शायद इंसान का नाम होगा, तो द रेस्ट रिटर्न ऑन फुट, वो रेस्ट वापस आया और वो जो भी कुछ ला सकता था लाया। साइंग फॉर अ डंकी, उसको दुख था, साई कर रहा था, वो दुख में था, किसके लिए, डंकी के लिए। और एन ऑक्सन कार्ड, ऑक्सन के साथ कार्ड बांधने वाली वो वहाँ पे छोड़ा था। बट द कैटल हैड ऑलरेडी बीन टर्न लूज, और कैटल्स जो थे उनको एक दिन पहले ही उन्होंने लूज कर दिया था, ढीला कर दिया था उनकी रस्सियों को। एंड ड्रिवन फ्रॉम द सेटलमेंट, और जो सेटलमेंट थी वहाँ से उसको दूर ले गए थे, उनको ड्राइव कर लिया था। द सेटलमेंट द नाइट बिफोर, एज इट वुड क्लियर बी इम्पॉसिबल टू एवैक्यूएट एनी ऑफ द लाइफ स्टॉक, कोई भी लाइफ स्टॉक एट दैट मोमेंट जब वो खुद भाग रहे थे उस टाइम निकालना इम्पॉसिबल था। सो वो पहले ही उन्होंने उनको लूज़ कर दिया और उनको जाने दिया। अब ये थर्ड जो पैराग्राफ है, ये छोटा पैराग्राफ है और आपका फर्स्ट टाइम है। वी विल ट्रांसलेट दिस फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू एंड यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपीज। आप कॉपीज़ के ऊपर, इसको नीट कॉपीज़ के ऊपर ये थर्ड वाले पैराग्राफ को लिखेंगे भी। मैं अभी ट्रांसलेट कर देता हूँ, उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ, आप अभी लिख लें। नीट कॉपीज़ पे लिख लें या रफ़ कॉपीज़ पे लिख लें, एज़ यू वांट। आप वीडियो स्टॉप करके आप रफ़ कॉपी या नीट कॉपी निकाल लें, या नीट कॉपी पे अपनी डेट वगैरह डाल लें। और आपने क्या करना है, ये सारी जो मैं वर्ड्स, स्विफ्टली, सर्फ, मैनिंग, ओर्स, ग्रासी, लैच, मैनेसिंग, फोर्टिस, ये सारी वर्ड्स के आपने मीनिंग भी लिखने हैं। मैं साथ साथ मीनिंग भी बता रहा हूँ, आप ये भी लिखें। आपने ये भी कॉपीज़ के ऊपर सारे लिख के नीट कॉपीज़ पे मुझे चेक करवाने। हैविंग टू लीव द एनिमल्स बिहाइंड वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट ब्लोज फॉर ऑल। ये यहाँ तक अगर हम इसको करें ट्रांसलेट, हैविंग टू लीव द एनिमल्स, अपने जानवरों को पीछे छोड़ना, अपने जानवरों को आप पीछे छोड़ना लिख लो, या अपने जानवरों को छोड़ कर जाना, अपने जानवरों को छोड़ कर जाना, वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट ब्लोज फॉर ऑल, सब लोगों के लिए एक मुश्किल काम था। ताकि इसको आसानी से हम इजीली ट्रांसलेट करते हैं, वर्ड टू वर्ड हम नहीं चलते, आपके लिए अभी इजी रखता हूँ मैं। हम एक ऐसी ट्रांसलेशन करते हैं जो अंडरस्टैंडेबल हो। हैविंग टू लीव द एनिमल्स बिहाइंड वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट ब्लोज फॉर ऑल, अपने जानवरों को पीछे छोड़ के जाना
सब के लिए एक दुश्वार काम था। वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट ब्लो, एक मुश्किल काम था या एक बड़ा हार्ड काम था। है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपने जानवरों को छोड़ के जाना सब के लिए ही एक मुश्किल या दुश्वार, आप लिख लो, काम था। फॉर अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल मनी अमाउंट ऑफ मनी, फॉर अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, ट्रस्ट एंड बैंक, और इसके अलावा फॉर अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, इसके अलावा जो कुछ पैसे उन्होंने ट्रस्टन बैंक में जमा करवाए थे, कुछ पैसे जो उन्होंने, आप इसको लिख लें, कुछ पैसे जो उन्होंने ट्रस्टन बैंक में जमा करवाए थे। डिपॉजिटेड होता है जमा करवाना, थे ना, डिपॉजिटेड है, तो या स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को आप लिख लें थोड़े से पैसे, कुछ पैसे या थोड़े से पैसे, बहुत थोड़ी सी रकम या छोटी सी रकम, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, छोटी सी रकम जो उन्होंने ट्रस्टन बैंक में, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, छोटी सी रकम जो उन्होंने ट्रस्टन बैंक में जमा करवाई थी। द लाइव स्टॉक रिप्रेजेंटेड द इंटायर टोटल ऑफ द आइलैंड्स वर्ल्डली वेल्थ, द लाइव स्टॉक रिप्रेजेंटेड द इंटायर टोटल ऑफ द आइलैंडर्स, जो मुकामी थे उनकी असल मलकियत, वो वेल्थ जो होती है आपकी मलकियत होती है, जो आइलैंड्स पे रहने वाले, ठीक है, जो आइलैंड पे रहने वाले या जो वहाँ के आइलैंड के मुकामी लोग थे, उनकी असल मलकियत उनके मवेशी थे। ये लाइव स्टॉक को मवेशी कहते हैं। सो हैविंग टू लीव द एनिमल्स बिहाइंड वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट ब्लोज फॉर ऑल, अपने जानवरों का पीछे छोड़ के जाना सब के लिए ही एक दुश्वार काम था। फॉर अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और इसके बजाय इसके जो छोटी सी रकम उन्होंने ट्रस्टन बैंक में जमा करवाई थी, सिवाय इसके, या आप इसको लिख लें सिवाय इसके, अपने जानवरों को पीछे छोड़ के जाना सब के लिए ही एक दुश्वार काम था। बजाय इसके जो छोटी सी सिवाय इसके, बजाय की जगह आप लिख लें सिवाय इसके, जो छोटी सी रकम उन्होंने ट्रस्टन बैंक में जमा करवाई थी, और आइलैंड पे रहने वालों की असल मलकियत तो उनका लाइव स्टॉक जो कि मवेशी थे। ठीक है, आइलैंड पे आपको समझ आ गई होगी आई थिंक सो ट्रांसलेशन की। आपने इसको लिख लेना है, ये आखिरी वाली लाइन पर से देख लें, आइलैंड पे रहने वालों की या आइलैंड पे बसने वालों की या आइलैंड के रहायशियों की जो असल मलकियत थी वो उनके मवेशी थे। बस इतना आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना और उसको लिख लेना है इजीली उर्दू के अंदर। अब ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर साथ साथ मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने जितने पढ़े हैं, नाउन पढ़ा है हमने, एडजेक्टिव पढ़ा है हमने, प्रोनाउन पढ़ा है हमने, वर्ब पढ़ा है हमने, एडवर्ब पढ़ा है, हम इसके अंदर उनको अलग अलग करेंगे। ठीक है, सो बट ऑल थॉट्स ऑफ पर्सनल पोजेशन वर स्वेप्ट aside by a new crisis when it was realized that the longboats would be unable to land in Port Harbor Bay। ये possessions होता है आपकी ओनरशिप किसी चीज़ की, और क्राइसिस, मुश्किलात, लॉन्ग बोट्स। अच्छा, उसने अब ये कह रहा है कि उनको दुख तब ये हुआ बहुत दुख हुआ कि ये जो बोट्स हैं, लॉन्ग बोट्स, ये पोर्ट हार्बर बे के ऊपर लैंड नहीं हो सकती। अब यहाँ हम इस लाइन के अंदर अगर हम देख लें, फाइंड आउट करते हैं,
थॉट्स जो है, थॉट्स को आप अंडरलाइन करें, दिस इज नाउन। ये भी आपने कॉपीज पे लिखना है भाई कि हमने पैराग्राफ 4 में से हमने नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड प्रोनाउंस और वर्ब्स अलग किए हैं, बट ऑल थॉट्स, थॉट्स को आप अंडरलाइन करें, दिस इज नाउन। पर्सनल को अंडरलाइन करें, दिस इज एडवर्ब। पोजेशंस को आप अंडरलाइन करें, पोजेशंस ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी। और ये भी एडजेक्टिव है, पर्सनल भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है यहाँ पे। वर स्वेफ्ट, स्वेफ्ट इज वर्ब, aside is adverb, aside is adverb here। crisis, crisis is adjective। न्यू क्राइसिस नहीं, ये क्राइसिस यहाँ पे नाउन है आपका। इट वॉज रियलाइज्ड, रियलाइज्ड इज अ वर्ब एंड लॉन्ग एडजेक्टिव है। बोट्स नाउन है, लैंड वर्ब है। बोट हार्बर बे, बोट हार्बर बे इज आल्सो नाउन, ठीक है। पोजेशंस भी आपका एडजेक्टिव है, ये सारे फर्स्ट लाइन के हो गए। देयर वॉज ओनली वन नैरो अप्रोच बिटवीन द रॉक्स एंड द wind which had veered to westerly since dawn had whipped up a choppy sea। अच्छा जी, weird होता है वियर्ड, VEERED। वियर्ड होता है अचानक से किसी हवा का रुख बदल जाना, ठीक है। तो वो कहते हैं थोड़ी सी जगह थी, नैरो अप्रोच थी बिटवीन रॉक्स और विंड के दरमियान, लेकिन वो भी एकदम से मुड़ गई थी सुबह की, और वो वेस्टर्ली मतलब कि वेस्टर्न साइड को मूव करने वाली, वेस्ट साइड को मूव करने वाली विंड थी जब से डॉन, सुबह जब से हुई थी। तो हैड वेब्ड, वेब्ड होता है कि मोड़ना, और चॉपी होता है काटना या तोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है। कोड़े मारना, विप्ड होता है बेसिकली कोड़े, किसी को हिट करना किसी चीज़ के साथ। तो उसकी जो लहरें थी सी की, वो बोट को हिट कर रही थी पानी की जो साइड चेंज होने की वजह से, क्योंकि हवा का साइड रुख बदल गया था, तो वो हवा के साथ वो लहरें भी टकरा रही थी आपकी बोट के साथ। तो इसके अंदर अगर हम देखें, वॉज इज़ अ नाउन, वन इज एडजेक्टिव, नैरो, नैरो इज आल्सो एन एडजेक्टिव, ठीक है। अप्रोच इज नाउन, रॉक्स नाउन, विंड नाउन, वियर्ड is a verb, westerly is noun, and dawn is also noun, webbed, webbed is verb, और choppy adjective है, और sea is a noun। the horsemen, horsemen चप्पू चलाने वाले, noun। were game enough, game मतलब कि वो थक गए थे कर कर के, और ये नाउन है गेम यहाँ पे। बट इवन इफ दे लैंडेड, वर्ब है लैंडेड, लैंडेड यहाँ पे वर्ब है। देयर क्राफ्ट विदाउट एक्सीडेंट, अगर वो पत्थरों से टकराए बगैर वहाँ पे लैंड हो जाते, वहाँ पे रोक लेते अपनी बोट। फेरिंग आउट द वुमेन एंड चिल्ड्रन द टीथ ऑफ दैट ट्रीचरस विंड and through the narrow gap of turbulent water was likely to be more dangerous than running the gauntlet of the volcano and returning to Little Beach। कहते हैं वो वहाँ से क्रॉस करना बोर्ड को, वहाँ पे अगर आप एक्सीडेंट के बगैर पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ से वुमेन और चिल्ड्रन को निकालना इस ट्रीचरस, ये धोखेबाज हवा के अंदर, और इस तरह की टर्बुलेंट, इतनी फास्ट डिसऑर्डरनेस ऑफ वाटर में, लहरों में पानी की, बच्चों को निकालना और औरतों को निकालना वहाँ से आइलैंड तक पहुँचाना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल था कि जो उन्होंने रात को किया था जब वॉल्केनो फटा था, जो उन्होंने वॉल्केनो फटने के बाद लिटिल बीच के ऊपर वापस आए थे, उससे भी मुश्किल था।
अब यहाँ पे ये देख लें, एक्सीडेंट एडजेक्टिव है, फेरिंग आपका वर्ड है, फेरिंग आउट। उसके बाद टीथ इज नाउन, ट्रीचरस इज एडजेक्टिव, विंड इज नाउन, नैरो एडजेक्टिव, गैप वर्ब, टर्बुलेंट एडजेक्टिव, वाटर नाउन, लाइकली वर्ब, डेंजरस dangerous is adjective, running is verb, gauntlet is noun, gauntlet को noun कर दें, volcano भी noun है, returning is verb और little beach is verb। ये काइंडली आप इसको लिख लें और ये आपने कॉपीज पे भी लिखने हैं। इसमें से जितने भी इस पैराग्राफ में अगर आपको और भी कोई एडजेक्टिव और भी कोई नाउन और भी कोई वर्ब नज़र आ रहा है या नाउन नज़र आ रहा है तो वो भी आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर इसमें से फाइंड आउट करके लिखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आपको पता होना चाहिए कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। इसको प्रैक्टिस करना है आपने, इसमें से निकालने हैं जो जो आपको मिलते हैं। So signal to go back, the tossing long boards pulled away and disappeared round Hottentot Point। कहते जी उन्होंने सिग्नल किया वापस जाने के लिए और टॉस किया, दोबारा से घुमाया बोर्ड्स को और अवे एंड डिसअपीयर्ड राउंड हॉटनटॉट पॉइंट, और उससे डिसअपीयर हो गए हॉटनटॉट पॉइंट, लीविंग द rest of the islanders to climb weirdly up to the roof of the cliff again and set out once more with their belongings। दोबारा से उन्होंने उधर लेके गए उनको ताकि वो उसको क्लिफ पे चढ़ें और क्लिफ पे चढ़ के सेटलमेंट की तरफ जाएं और जो उनको मिल सकता है वो ढूंढ के ले आएं उनका घर के अंदर से जो कुछ उनको मिल सकता है। By now the sun was high in the sky and the morning was bright and clear। मॉर्निंग क्लियर और ब्राइट थी और सन पूरा ऊपर आ चुका था और लाइट पूरी थी और दिन पूरा निकला। मच टू ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग फॉर ट्रेजिडी। कहते हैं इतनी क्लियर थी कि ये ट्रेजिडी के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। नॉर वर एनी इन दैट टायर्ड प्रोसेशन prepared for the astonishing assault on eyes and ears as they reached the village and realized for the first time the full horror of what a volcano could do। कहता है उनकी आँखें और उनके कान अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि वो इस तरह का असॉल्ट होता है हमला, प्रोसेशन जुलूस होता है कि इन सब लोगों का जो जुलूस जा रहा था उसके ऊपर हमला होना है, असॉल्ट किसका, कानों पर और आँखों पर, ये इसके लिए तैयार नहीं थे। और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि एक वॉल्केनो जब फटता है तो वो क्या तबाही कर सकता है, क्या कुछ कर सकता है। बाय नाउ द स्मोक हैड टर्न ब्लैक, जो धुआं था वो काला हो चुका था। द एयर वॉज फॉज्ड विद फ्लाइंग ऐश, और एयर भरी पड़ी थी किस चीज़ से, फ्लाइंग ऐश, राख उड़ रही थी। एंड फ्रॉम द incandescent mouth of the erupting, incandescent होता है रोशन, ब्राइट, माउथ किसका, वही पहाड़ का, erupting cone thundered glowing rocks and flames of fire, वो पत्थर भी फेंक रहा था, वो फायर भी फेंक रहा था। and spilling down, spilling होता है फैलना, down its sides like thick black trickle were two broad bubbling hissing streams of lava that crept towards their only escape route, the sea। कहता है वो जो सारा ये मोल्टन लावा वगैरह था ये सारा बबल कर रहा था, उगलता हुआ आ रहा था और स्ट्रीम्स बनाता आ रहा था, नदियाँ बनाता आ रहा था, किस तरफ, समंदर की तरफ, जो उनका सिर्फ एक ही रूट था भागने का, उधर से उस साइड पे आ रहा था। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, काइंडली डू योर होमवर्क। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी आप अंडरलाइन करें वाई रीडिंग, रीड इट थॉरोली एंड राइट द ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ 3 एंड
फाइंड आउट द एडवर्ब्स। काफ़ी ज़्यादा मैं बता चुका हूँ आपको एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स फ्रॉम द पैराग्राफ 4। एंड आल्सो प्लीज़ find out the tenses, the form of tenses used in paragraph number 6. Thank you so much.